हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। सभी को स्वागत है आपका मोशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज का सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो कि आने वाले समय में बिट सेट का एग्जाम देने वाले हैं या अपकमिंग ईयर में भी जो बच्चे बिट सेट के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए आज का ये सेशन बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है। और ये सेशन रहने वाला है बेटा वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेरीज। आज के इस पूरे सेशन को बेटा मैंने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया है। सबसे पहले, जैसे कि आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉप 51 मोस्ट एक्सपेक्टेड सवालों की, जिनके आने की प्रबल संभावना बिट सेट एग्जाम में होगी। या अगर इस तरह का सवाल नहीं आएगा तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस आपको सवाल जरूर दिखाई देने वाला है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, आपको चैप्टर वाइज एनालिसिस देने वाला हूं हर चैप्टर का 2019 से लेकर 2023 तक, कि आने वाले जो बच्चे हैं जो अपकमिंग ईयर में अपना पेपर देंगे उस साल के अंदर कौन कौन से चैप्टरों पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, यानी कौन से चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है और कौन से चैप्टर का वेटेज बेटा सबसे कम रहता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 51 मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल की, जिसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि जो आपका पूरा सिलेबस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, स्टार्टिंग फ्रॉम IUPAC नॉमेनक्लेचर टू टिल योर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वहां तक के सारे सवालों की चर्चा आज मैं करने वाला हूं। और इसी तरह के सेम पैटर्न पर सवाल बेटा आपको अपकमिंग ईयर में बिट सेट में भी दिखाई देंगे। और लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी आप सभी के लिए है रिगार्डिंग बिट सेट एग्जाम, जो कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा। सो उस अनाउंसमेंट को जानने के लिए आपको सेशन के एंड तक बना रहना पड़ेगा, जिसका खुलासा मैं बेटा सेशन के एंड में ही करने वाला हूं। इसके साथ साथ एक बात और आप सभी को ध्यान रखनी है, जैसे कि मैं एक एक सवाल आपको कराना शुरू करूंगा, एक एक सवालों का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, बेटा ये काम आपको साथ साथ क्या करना है, अपने साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठना है। मैं एक सवाल आपको बोर्ड पर दिखाऊंगा, आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद एक बार खुद से सवाल को ट्राई करना है, ट्राई करने के बाद आंसर निकालना है, और फिर सेशन को वापस से स्टार्ट करने के बाद आपको अपने आंसर्स को क्रॉस चेक करना है। जिससे क्या होगा कि आपको एंगेजमेंट भी महसूस होगा, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि सवाल में लाए और मैं ही करा के जा रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली सेशन का बेनिफिट आपको बहुत ज्यादा उठाना है। और ये उन बच्चों के लिए खास तौर पर इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका बिट सेट का एग्जाम अभी अपकमिंग डेज के अंदर ही होने वाला है। तो चलिए जल्दी से सेशन को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सभी सेशन के लिए एक्साइटेड होंगे, और इसी तरह के मजेदार सेशंस के लिए बेटा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी हेल्प करे, थोड़ा आपकी लाइफ को चेंज करने का काम करे, तो बेटा इस सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। तो सबसे पहले, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे मुझे जानते हो और कुछ बच्चों के लिए मेरा चेहरा बिल्कुल नया होगा, तो छोटा सा इंट्रोडक्शन बेटा मैं आप सभी को दे देता हूं। मेरा नाम बेटा अंकुर गुप्ता और मैं पिछले 6 सालों से ही कोटा के अंदर पढ़ा रहा हूं, और ये सब जानकारी थोड़ी सी मेरे बारे में है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। अपन सबसे पहले काम की बात बेटा स्टार्ट करते हैं, यानी चैप्टर वाइज एनालिसिस मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उन बच्चों के लिए जिनका अपकमिंग डेज में बिट सेट का एग्जाम है या फिर अपकमिंग ईयर्स में वो बिट सेट के एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। क्योंकि एनालिसिस को देखकर ही हमें समझ में आएगा कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ज्यादा रेलेवेंट है, या हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है, या कौन सा चैप्टर हम लोग स्किप करके भी जा सकते हैं। आइए चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज एनालिसिस करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2019 टू 2023। आइए ध्यान से बोर्ड पर समझिएगा। अगर बेटा मैं चैप्टर वाइज एनालिसिस की बात करता हूं, तो जैसे आप सभी अच्छे से जानते हैं कि बिट सेट के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उनके एग्जैक्ट क्वेश्चन पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए यहां पर लिखा गया है मेमोरी बेस्ड एनालिसिस, जो कि जितने भी बच्चे अभी तक पेपर देकर आए, जो हमारे पास्ट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जो हमें डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग बेटा मैंने आप सभी के लिए एनालिसिस तैयार किया है। आइए चैप्टर वाइज इसको एक बार देख लेते हैं। मोटा मोटी तौर पर आपका अपकमिंग डेज के अंदर या अपकमिंग साल में जो बिट सेट का एग्जाम होगा उसमें इसी तरह का आपको पैटर्न दिखाई देने वाला है। स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे रीसेंट ईयर से, 2023 का जो आपका पेपर हुआ था। चैप्टर मैंने लिया बेटा यहाँ पर IUPAC से लेकर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हर चैप्टर का बाइफर्सिकेशन मैंने यहाँ पर कर दिया है। आइए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 2023 की बात करते हैं। 2023 में अगर आप ध्यान से देखेंगे IUPAC से कोई भी सवाल नहीं पूछा गया था। 22 के अंदर आपका एक सवाल था, 21-20 में भी सवाल देखने को नहीं मिला था, और 2019 के अंदर भी आपका एक सवाल था। यानी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर साल आपका IUPAC का सवाल दिखाई दे।
अगर मैं बात करता हूं जीओसी प्लस पीओसी की, अब हो सकता है पीओसी ये टॉपिक पहली बार कोई बच्चा सुन रहा होगा, तो बेटा पीओसी का मतलब है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप का एनालिसिस करते हैं, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट जैसे टॉपिक पढ़े जाते हैं, तो उनको मर्ज करके बेटा मैंने डेटा यहां पर मेंशन किया है, जिसमें जीओसी प्लस पीओसी का 23 में कोई सवाल नहीं था, 22 में बेटा एक सवाल देखने को मिला था, 21 में कोई सवाल नहीं था, 20 में एक सवाल था और 19 में बेटा आपके 2 सवाल थे। ऐसे ही अगर आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो 23 में कोई सवाल नहीं था, 22 में एक सवाल था, 21 में 3 सवाल थे, 20 में एक सवाल था और 19 में एक सवाल था। और याद रहे बेटा मेमोरी बेस्ड एनालिसिस है, एग्जैक्ट एनालिसिस नहीं है ना। इसके बाद हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो 2 सवाल 23 में थे, 3 सवाल सरप्राइजिंगली 22 के अंदर थे, 1 सवाल 21, 2 सवाल 20 और 1 सवाल बेटा 19 में था। इसी तरीके से हेलोएल्केन, हेलोरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एसिड, अमाइंस, ये सब का एनालिसिस है। तो 1 सेकंड के लिए मैं साइड हट रहा हूं, जिस भी बच्चे को इसका स्क्रीनशॉट लेना हो बेटा आराम से ले सकता है, ताकि अपकमिंग डेज में, अपकमिंग ईयर में जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को, उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो पाए। तो बेटा जल्दी से एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे कि अपकमिंग डेज में या अपकमिंग ईयर में आपको इसका बेनिफिट होगा। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद बेटा अगर आप एक इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान से नोट करोगे, इस पूरे एनालिसिस में एक सरप्राइजिंग बात देखने को क्या मिली है कि 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनसे हर साल सवाल आता है, और वो चैप्टर को बेटा आपको 100% टारगेट कर जाना है, वो बच्चे खास तौर पर जिनका भी अपकमिंग डेज में बिटसेट का एग्जाम है। कौन कौन से चैप्टर है सर? एक तो बेटा है बायोमोलिक्यूल, एक है आपका पॉलीमर और एक है आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यानी ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनको अच्छे ढंग से आपको एनसीईआरटी से रीड करके जाना है। हर लाइन से बेटा सवाल आने की प्रबल संभावनाएं हैं, और आज के सेशन में भी मैंने पूरी कोशिश की है कि इन चैप्टरों से आपको इस पेपर में, या इन चैप्टरों से मैंने बहुत अच्छे सवाल ढूंढने की बिल्कुल कोशिश की है, जिससे कि आपको एडवांटेज यहां पर महसूस होगा। जैसे अगर आप बायोमोलिक्यूल देखेंगे तो 2 सवाल आए थे 23 में, 1 सवाल 22 में, 2 सवाल 21 में, 2 सवाल 20 में और 2 सवाल बेटा 2019 में आए थे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ सर? बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को सबसे पहले अपन टारगेट करेंगे। पढ़ने के लिए बस आपको एनसीईआरटी रीड करनी है और कुछ भी नहीं करना है। चलिए बेटा ये तो आपका एनालिसिस हो गया। अब बेटा एक एक करके सवालों से स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक एक सवाल आपके सामने रखता जाऊंगा। आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद खुद से आंसर सोचना है, सोचने के बाद आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है, मैच करना है। आइए बोर्ड पर ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला सवाल अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पहला सवाल बेटा पॉलीमर चैप्टर का ही है, और मैंने कोशिश की है कि पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो कि बिटसेट का बहुत ज्यादा फेवरेट है, उससे भी कुछ सवाल लिए जाएं, ताकि आपका एक डाइवर्सिफाई रेंज के सवाल की प्रैक्टिस आप कर पाएं। आइए समझते हैं। सबसे पहला सवाल अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर क्या दिया हुआ है? Which of the following can be repeatedly soft on heating? अगर आपने पॉलीमर चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा तो वहां पर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के बारे में बताया जाता है। हाँ सर बताते हैं। अच्छा कितने तरह का क्लासिफिकेशन होता है? सर 4 तरह का क्लासिफिकेशन होता है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जैसे नेचुरल है, मैनमेड है या सेमी सिंथेटिक है, सिंथेटिक, इस तरह की चर्चाएं होती है। इसके बाद मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर होता है, स्ट्रक्चर के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है, या मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पर क्लासिफिकेशन होता है। तो यहां पर बेटा मैं बात कर रहा हूं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन होता है, एक होता है इलास्टोमर, एक होता है फाइबर, एक होता है थर्मोसेटिंग और एक आपका होता है बेटा थर्मोप्लास्टिक। ये 4 तरह के पॉलीमर होते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पर ऐसा कौन सा पॉलीमर है जिसके अंदर एक खास प्रॉपर्टी होती है कि हीट करने पर वो सॉफ्ट हो जाता है और कूल करने पर वो हार्ड हो जाता है, तो बेटा अपन यहां पर बात कर रहे हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स की। यानी अगर मैं पॉलीमर की बात करूं तो बेटा जो आपका पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन के अलावा अगर मैं बात करता हूं पॉलीइथाइलिन है, मेलामाइन है, पॉलीएस्टर है और आपका नियोप्रीन है। आपको ये 5 तरह के पॉलीमर दिए गए हैं। इनमें से आपको पहचानना है कि ऐसा कौन सा पॉलीमर है जो बेसिकली सॉफ्ट हो जाता है उसको हीट करने पर। अगर आप ध्यान से नोट करेंगे तो जो नियोप्रीन होता है बेटा वो इलास्टोमर होता है। इलास्टोमर की प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है, यानी ये तो हमारा नहीं हो सकता है। पॉलीएस्टर की बात करें तो ये बेटा फाइबर टाइप का पॉलीमर होता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या दिखाई देगा आपको कि स्ट्रॉन्ग इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस होंगे, यानी आपका नियोप्रीन भी नहीं हो पाएगा। अगर मेलामाइन की बात करते हैं बेटा, इसके अंदर तो क्रॉस लिंकिंग बहुत ज्यादा होती है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज 1 and 4, यानी कौन सा ऑप्शन बेटा यहां पर ट्रू हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है? बेटा बायोमोलिक्यूल का सवाल है। अगर मैं यहां पर चर्चा करने जाता हूं बायोमोलिक्यूल की, तो स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट से सवाल पूछा गया है। और यह बात आपको अच्छे से पता है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब यह होता है कि दो शुगर यूनिट को आपस में जोड़ना है। जैसे एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड, एक होता है ओलिगोसैकेराइड, एक होते हैं पॉलीसैकेराइड। तो बेसिकली अगर मैं डाइसैकेराइड की बात करता हूं तो दो मोनोसैकेराइड को आपस में लाकर एक ईथरल लिंकेज का फॉर्मेशन किया जाता है। जो कार्बन या जो आपके हेमीएसिटल वाले कार्बन होते हैं उन पर जो OH होते हैं, दो एल्कोहल को मिलाकर वाटर निकाल दिया जाता है, जिससे ईथरल टाइप की लिंकेज डेवलप होती है। उसी को अपन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बेटा अमाइलोपेक्टिन और अमाइलेज, बेसिकली अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन क्या है? स्टार्च के ही कंपोनेंट होते हैं। और स्टार्च क्या है? एक तरह का पॉलीसैकेराइड है। और पॉलीसैकेराइड तभी बनेगा जब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी बेसिकली ए भी आपका करेक्ट ऑप्शन है, बी भी करेक्ट है। अच्छा, सेलुलोज अपने आप में एक पॉलीसैकेराइड होता है, तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन और इसके अलावा आपका जो सेलुलोज है, तीनों के अंदर बेटा क्या दिखाई देगा आपको? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आपको दिखाई देगा। चलिए बहुत बढ़िया सर। इसके बाद अगला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट शॉर्टन बॉमन रिएक्शन? अमाइंस चैप्टर में भी आप इसको लेकर चल सकते हैं, या कोटा की अगर पेडागोजी की बात करेंगे तो बेटा अपन इसको हाइड्रोकार्बन में कंसीडर कर सकते हैं। या तो आप हाइड्रोकार्बन में ले लो क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन है, या फिर आप इसको अमाइंस का भी मान सकते हैं। आइए बोर्ड पर ध्यान से समझते हैं। अगर आपने एक मैकेनिज्म ध्यान से पढ़ा होगा, कौन सा मैकेनिज्म सर? SNAE, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन देन एलिमिनेशन, या फिर उसका नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक असाइल सब्स्टिट्यूशन। उसमें अपन क्या बात करते हैं? सपोज करो मेरे पास एक अमाइन है RNH2 और RNH2 की रिएक्शन बेटा मैं करवाने जा रहा हूं किसके साथ? सपोज ये मेरे पास RNH2 है और इसकी रिएक्शन में करवा रहा हूं CH3COCl के साथ। तो इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कुछ ऐसा लिख देता हूं कि ये आपका CH3COCl है, और साथ में नॉर्मली तो यहां पर पाइरिडीन लेते हैं, एज अ बेस लेते हैं। अभी उसका लॉजिक भी बता दूंगा आपको, है ना। अब अगर मैं रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो ये जो एसिड क्लोराइड है आपका, ये एक तरह का एसिड डेरिवेटिव है। और एसिड डेरिवेटिव में ही कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन के बाद एलिमिनेशन। यानी इस कार्बन पे डेल्टा प्लस चार्ज है, O पे डेल्टा माइनस है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर का डोनेशन करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। पाई बॉन्ड टूटने के बाद नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, और Cl बेसिकली आपका यहां पर लिविंग ग्रुप है। कहने को मैंने दोनों स्टेप एक ही में समझा दिए, बट अल्टीमेटली यहां पर दो स्टेप होंगे। सबसे पहले एडिशन होगा, एडिशन के बाद एलिमिनेशन होगा। दोनों को एक साथ शो करने के लिए हम लोग इस तरह का एरो यहां पर बना सकते हैं। और जैसे यहां पर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, यहां क्या बन जाएगा? RNH आ जाएगा, RNH, इसके बाद आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में जो इस रिएक्शन का बाय प्रोडक्ट होगा वो बेटा HCl होगा। अब कोई चंपू ये सोच सकता है कि बेटा यहां पर सर पिरिडीन क्यों लेते हैं? तो बेटा इसका सिंपल सा लॉजिक है, पिरिडीन होता है बेस। बेस का काम क्या होता है? H+ एक्सेप्ट करना। किससे एक्सेप्ट करना? किसी एसिड से। और इस रिएक्शन का जो बाय प्रोडक्ट है वो HCl है। और HCl का मतलब अगर मैं इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करना चाहता हूं तो मैं बेस की रिएक्शन करा दूंगा HCl के साथ, जिससे सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बनने के कारण HCl की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, ली चार्टलर प्रिंसिपल काम करेगा, रिएक्शन आपकी शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। यानी कुल मिलाकर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमने एनिलीन लिया था, सपोज यहां पर अगर हमने एनिलीन लिया या कोई भी अमाइन लिया है, उसकी रिएक्शन अगर मैं एक अमाइन को कन्वर्ट कर देता हूं अमाइड के अंदर, तो इसी रिएक्शन को बेटा बोला जाता है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, यहां पर R की जगह पर पीएच की रिंग रही होगी, फिनाइल की रिंग रही होगी, तो बेसिकली इस रिएक्शन को कह दिया जाता है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, या आप नॉर्मली इसको क्या बोल सकते हैं? एसाइलेशन। इसको एसाइलेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। सेम टाइप की रिएक्शन एनिलीन के अलावा या अमाइंस के अलावा एल्कोहल भी दिखा सकते हैं, तो वो रिएक्शन भी हो जाएगी, बस उसको शॉर्टन बॉमन रिएक्शन नहीं कहते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूं तो यहां पर लिखा है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन, और शॉर्टन बॉमन रिएक्शन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड फ्रॉम अमाइन एंड एसिड क्लोराइड और NaOH। कहने को मैंने यहां पर पाइरिडीन लिया है, बट आप NaOH भी ले सकते हैं। पाइरिडीन दिया गया होता तो ज्यादा सुटेबल होता है एज कंपेयर टू NaOH। बस काम इसका क्या है? ली चार्टलर प्रिंसिपल फॉलो करेगा, इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर देगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। आई होप इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं अगले सवाल पर।
अगला सवाल बेटा आपका आइसोमेरिज्म का सवाल है, कन्फर्मेशनल आइसोमर का सवाल है। आपसे यहां पर क्या पूछा गया है कि आपको 4 स्ट्रक्चर गिवन है, 4 स्ट्रक्चर में से ऐसी कौन सी 2 फॉर्म है। सवाल ध्यान से पढ़ना भाई, क्या लिखा है, ऐसी कौन सी 2 फॉर्म है जो स्टैगर्ड कन्फर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर मैं स्टैगर्ड कन्फर्मेशन की बात करता हूं तो बेटा आप अच्छे से जानते हैं टोटल किसी भी 3D मॉलिक्यूल को 2D में शो करने के लिए हमारे पास 4 तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन कौन सी होती है हमारे पास, सर वेज डैश होता है, फिशर होता है, न्यूमैन होता है, सॉहॉर्स होता है। यहां पर क्या दिया गया, सॉहॉर्स और न्यूमैन। अगर मैं इक्लिप्स की बात करता हूं और स्टैगर्ड की बात करता हूं तो वो 2 अलग अलग टाइप के आपके कन्फर्मेशंस होती हैं, ये बात आप सभी को पता है। हमसे यहां पर स्टैगर्ड के बारे में पूछा है। अब स्टैगर्ड एक तो मुझे आइडेंटिफाई करना है न्यूमैन के अंदर और एक मुझे बेटा आइडेंटिफाई करना है उसको सॉहॉर्स के अंदर। अब कैसे करेंगे, आइए ध्यान से समझते हैं। अगर आप पहली फॉर्म को ध्यान से देखेंगे तो ये बेटा आपका फ्रंट कार्बन है, ये वाला आपका फ्रंट कार्बन है, दिस इज द फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन है। और अगर आप यहां पर डायाहेड्रल एंगल चेक करने जाएंगे तो ये बात आपको अच्छे से पता है कि डायाहेड्रल एंगल अगर 60 डिग्री हो या 180 डिग्री हो या 240 डिग्री हो, यानी कहने का क्या मतलब है, अगर मैं 0 डिग्री डायाहेड्रल एंगल की बात करूंगा तो बेटा वो इक्लिप्स है। इक्लिप्स के बाद 60 डिग्री की बात करेंगे तो वो स्टैगर्ड है। स्टैगर्ड के बाद 120 की बात करेंगे तो वापस से इक्लिप्स है। इसके बाद 180 की बात करेंगे तो वापस से स्टैगर्ड है। यानी कुल मिलाकर अगर मैं 120 डिग्री के इंटरवल से घुमा रहा हूं तो मुझे स्टैगर्ड फॉर्म मिलती जाएगी। और अगर मैं स्टार्ट 0 डिग्री से कर रहा हूं और इसको 120 के इंटरवल से घुमा रहा हूं तो मुझे इक्लिप्स मिलता जाएगा। तो पहली फॉर्म को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा स्टैगर्ड फॉर्म ही है। ये इसका कौन सा प्रोजेक्शन है, अरे बोलो, हाँ, सॉहॉर्स प्रोजेक्शन है। इसके बाद अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये फ्रंट कार्बन है। फ्रंट कार्बन पर आपको दिखाई देगा एक उल्टा वाई है, बैक कार्बन पर सीधा वाई है, यानी ये भी आपका स्टैगर्ड फॉर्म है। ये आपका स्टैगर्ड किस में है, सॉहॉर्स में। ये आपका स्टैगर्ड किस में, न्यूमैन में। यानी करेक्ट जो ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज 1 and 2 बोथ विल रिप्रेजेंट द स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। One will represent the staggered in the Sawhorse and another will represent the staggered in your Newman projection. I hope आपको बात समझ आ रही होगी। चलिए इसके बाद अगले सवाल की बात करते हैं। A compound of molecular formula C7H16 shows optical isomerism. Compound इन तीनों में कौन सा होगा? लास्ट ऑप्शन तो आपको none of these दिया गया है। अच्छा, ये सबसे बड़ा मिथ बच्चों के दिमाग में होता है कि आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना का मतलब ये होता है कि उसमें कायरल सेंटर है। बेटा ध्यान से समझना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कतई ये मतलब नहीं है कि उसमें कायरल सेंटर है। मतलब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से रिलेट कर देते हैं। काफी बच्चे जब अपन ऑफलाइन में भी पढ़ाते हैं तो वहां पर एक कॉमन डाउट निकल कर आता है, सर सवाल में ऑप्टिकली एक्टिव दिया था, यह सवाल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा था, अपन ऑप्टिकली एक्टिव लगा जाते हैं क्योंकि हमें दोनों का डिफरेंस क्लियर नहीं होता। तो बेटा ध्यान से समझना, ऑप्टिकल एक्टिव होना अलग बात है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करना अलग बात है। कैसे एक बात है, मुझे ध्यान से समझो। अगर मैं बात करूं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा तो बेटा उसका सिंपल सा मतलब होता है कि क्या उस कंपाउंड के साथ पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट टकराएगी या नहीं टकराएगी, टकराने के बाद लाइट घूमेगी या नहीं घूमेगी, वो बेटा उसका आउटकम है। आप आई थिंक आप बात समझ पा रहे होंगे। जैसे मान लो आपने अगर पोलैरिमीटर एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, निकोल प्रिज्म लेते हैं। निकोल प्रिज्म मतलब सबसे पहले हमारे पास लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स से ऑर्डिनरी लाइट निकलती है, ऑर्डिनरी लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो वहां से पीपीएल निकलती है, पीपीएल को हम लोग पोलैरिमीटर ट्यूब से पास कर देते हैं। पोलैरिमीटर ट्यूब के अंदर हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल से इंटरैक्ट कर रहा है, शब्दों पर गौर करना, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड पीपीएल से इंटरैक्ट कर रहा है तो इंटरैक्ट करेगा या नहीं करेगा उसको बेटा चेक करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। इंटरैक्ट करने के बाद लाइट घूमेगी या नहीं घूमेगी, वो बेटा आउटकम है उसका कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा। अब सर अगर हमसे पूछा है कि कोई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा क्या, तो बेटा इसके लिए 2 ही बातें चेक करनी होंगी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए बस आपको 2 ही चीजों पर ध्यान देना है। क्या, या तो उस कंपाउंड में कोई कायरल सेंटर हो या उस कंपाउंड में ना कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो ना कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री हो। कहने का मतलब कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। यानी एक बात बताओ, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो एक्टिव तभी तो बना जब उससे लाइट टकराई।
अगर लाइट टकराती ही नहीं तो एक्टिव कैसे बनता? यानी लाइट टकराएगी या नहीं टकराएगी ये किस बात पे डिपेंड करेगा? दो बातों पर। या तो उस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर हो, हर कायरल सेंटर कंटेनिंग मॉलिक्यूल के साथ पीपीएल टकराती है, टकराने के बाद लाइट घूमेगी या नहीं घूमेगी वो डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट लाइट तो टकराती है। और दूसरा, अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव पहले ही हो जाता है, यानी उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि उससे लाइट टकराई होगी। अब आपको 3 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आइए ध्यान से तीनों का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर कंडीशन को अप्लाई करते हैं। अब कहने को आप बोल सकते हो कि इसके अंदर 2 तरह के कंसेप्ट काम कर रहे हैं, आईयूपीएसी भी लग रहा है, इसके अलावा आपका आइसोमेरिज्म भी लग रहा है, तो आप इसको आइसोमेरिज्म में भी रख सकते हो और इसको आईयूपीएसी में भी रख सकते हो। अब देखो ध्यान समझते हैं। पहले बना लो बेटा पेंटेन, ये पेंटेन हो गया, 2 और 3 पर डाइमिथाइल है, बहुत बढ़िया। बी देख, ये आपका ब्यूटेन है, ब्यूटेन में 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन है और 3 मिथाइल बेटा पेंटेन है, ये आपका पेंटेन है और यहां पर है 3 मिथाइल। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो पहले वाले में ये बेटा आपका कायरल सेंटर है, दूसरे वाले में कोई कायरल सेंटर नहीं है, तीसरे वाले में भी कोई कायरल सेंटर नहीं है। इसका मतलब अगर इस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर है तो डेफिनेटली इसके साथ पीपीएल टकराएगी, और अगर पीपीएल टकराएगी तो लाइट घूमेगी कि नहीं घूमेगी ये हमसे नहीं पूछा था, हमसे पूछा था बताओ क्या ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? तो बेटा इसका करेक्ट जो आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बच्चों के दिमाग में होता है कि सर सवाल में पूछा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वो ऑप्टिकल एक्टिव चेक कराया। तो बेटा ध्यान रखना, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूछा है तो ये 2 कंडीशन है, या तो उस मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर हो, अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, या अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो भी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये भी आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सवाल है। Which of the following contains plane of symmetry? POS किसके अंदर होगी? अब POS चेक करने के लिए बेटा आपको सभी के स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, आइए ध्यान से समझते हैं। पहले वाला क्या है सर? ये रहा साइक्लोहेक्सेन, ये साइक्लोहेक्सेन है और 1,3 डाइक्लोरो है। 1,3 डाइक्लोरो का मतलब वो भी ट्रांस फैशन में लगाना है, यानी अगर एक मेरा Cl डैश पर है तो एक को मैं कहां लगाऊंगा? वेज पर लगाऊंगा। इसके बाद ट्रांस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, एक और बना लेते हैं। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, 1 पर डैश पर Cl है और ये आपका वेज पर Cl है, वेज पर Cl है। इसके बाद सिस 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, सिस का मतलब बेटा क्या हो गया कि ये भी मेरा वेज पर होगा सपोज, और ये भी मेरा कहां पर है? वेज पर है। सर डैश से कोई दुश्मनी है क्या? बेटा कोई दुश्मनी नहीं है, तो इसको डैश पर भी रख सकता है, कहने को सिस रखना है, सिस रखना है। और तीसरा क्या है? ट्रांस 1,3 साइक्लोपेंटेन, ये मेरे पास हो गया बेटा साइक्लोपेंटेन। ट्रांस का मतलब अगर एक वेज पर है तो दूसरा मेरा कहां पर होगा? डैश पर होगा। ये आपको 4 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं। अब देख ध्यान से समझना मेरी बात को, पहले वाले में अगर तू ध्यान से देखेगा इसमें कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री तो खैर हमसे पूछी नहीं है, हमसे प्लेन ऑफ सिमेट्री पूछी है, तो इस मॉलिक्यूल में बेटा कोई पीओएस नहीं है। क्या इस मॉलिक्यूल में कोई पीओएस है? नहीं सर। अब कोई चंपू कहेगा सर ये वाली तो पीओएस दिखाई दे रही है मेरे को। सर देखो ये रही पीओएस। बेटा ये पीओएस नहीं है। क्यों नहीं है पीओएस? क्योंकि यहां Cl वेज पर है, ये तरह डैश पर है, इसका मतलब नो पीओएस। इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ सर ये रही प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? पीओएस प्रेजेंट है, इसलिए जो आपका सी ऑप्शन होगा उसमें क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है तो दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। इसी तरह के सवाल बेटा आपको अपकमिंग सेशन में भी दिखाई देंगे बिटसेट के, तो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आने वाला है, बने रहिएगा सेशन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर बढ़े तो ये वापस से आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, जिसमें खास तौर पर फिशर फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। आपसे रिलेशन के बारे में पूछा। आइए सवाल को पढ़ते हैं ध्यान से। सभी बच्चों को एक काम करना है, वीडियो को पॉज करो, खुद से दिमाग लगाओ और सोचो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। आइए सॉल्व करते हैं। सवाल क्या पूछा है? ए बी सी 3 कंपाउंड दिए गए हैं, हमसे पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। हमसे क्या पूछा है बेटा? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी इन तीनों कंपाउंड के बारे में। आइए ध्यान से समझते हैं। अगर आप ए और बी को ध्यान से देखोगे तो आपको ए बी सी में एक बात डिफरेंट देखने को मिलेगी। वो क्या कि ए वाले में एस्टर वाला पार्ट ऊपर है, जबकि बी वाले में कार्बोक्सिलिक वाला ऊपर है और सी वाले में कार्बोक्सिलिक वाला ऊपर है। यानी सबसे पहला काम आपको क्या करना चाहिए? आइडियली पहले मॉलिक्यूल को इन द प्लेन घुमाना पड़ेगा। ध्यान रखना फिशर में इन द प्लेन ही अलाउड होता है, आउट ऑफ द प्लेन रोटेशन नहीं करा सकते। तो अगर ए वाले को आपने इन द प्लेन घुमाया तो घुमाने के बाद कैसा दिखेगा, इसकी फोटो मैं यहां पर बेटा बना रहा हूं, ध्यान से समझना। ऊपर क्या आ जाएगा? COH,
यहां पर क्या आ जाएगा COCH3। जैसे ही तूने मॉलिक्यूल को इन द प्लेन घुमाया, जैसे ही मॉलिक्यूल को इन द प्लेन घुमाया, यहां आ जाएगा OH, यहां OH, यहां पर H, यहां पर H, यानी ये बन गई है एक ही नई फोटो। अब कोई चंपू कहेगा सर ये वाला और वो वाला अलग है कि सेम? बेटा सेम है। मैंने इस मॉलिक्यूल को इन द प्लेन घुमाया है और ऐसे घुमाने के बाद मॉलिक्यूल की फोटो बेशक अलग दिखती है बट वो रहता सेम ही है। अगर वो पहले चंपू था तो बाद में भी चंपू ही रहेगा। यानी ये A, ये B, ये C। अब ध्यान से देख, अगर तू A के यहां पर सर कहां पर, अगर A के यहां पर एक बेटा मिरर लगा देता है, मिरर सपोज कर तूने मिरर लगाया और मिरर लगाने के बाद अगर तू इस फोटो को इस वाली फोटो से मैच करेगा तो बेटा तेरे को दिखाई देगा कि ये A और ये कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेज है और वो भी नॉन सुपर इंपोजेबल है। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज को बेटा अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। यानी A और B बेटा क्या है? आपस में एनेंशियोमर है। यानी जो D ऑप्शन होगा दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। अच्छा, सभी बच्चों को एक काम जरूर से करना है। सभी बच्चे सेशन के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि बताओ A और C में क्या रिलेशन है। आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि A और C में क्या रिलेशन है। अभी तो मैंने A और B के बारे में पूछा था। सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में सेशन के खत्म होने के बाद बताएंगे कि A और C में क्या रिलेशन है। वो आइडेंटिकल है, डायस्टेरियोमर है, या मीजो है, या फिर वो एनेंशियोमर है। सभी बच्चे बताएंगे। चलिए, बहुत ही शानदार सवाल। Which of the following is the strongest nucleophile? इन चारों में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है? इस तरह के सवाल आपने मेंस में भी देखे होंगे, मेंस में भी आते थे। इसके पहले जो आपका AIEEE होता था उसके अंदर भी इस तरह के सवाल आते थे। तो हाई पॉसिबिलिटी है कि बिटसेट के पेपर में भी इस तरह के सवाल आपको दिखाई देंगे, क्योंकि सेशन का नाम ही अपने आप में है 51 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो अगर इन चारों की बात करें तो इनमें से कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल है? इस तरह के सवाल को करने के लिए बस एक मूल मंत्र आपको ध्यान रखना है कि जिस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा वो उतना ही पुअर न्यूक्लियोफाइल होगा। न्यूक्लियोफाइल का मतलब पहले समझो क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसा कंपाउंड या ऐसा एटम जो किसी एटम पर अटैक करने के बाद एक नए बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट बॉन्ड का। यह आपका न्यूक्लियोफाइल होता है। अब मुझे खुद ही बता, जल्दी अटैक कौन करेगा? जिस पर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है। ऑब्वियस ही बात है। अरे जिस पर नेगेटिव चार्ज पहले स्टेबल है वो क्यों अटैक करने जाएगा भाई? जिस पर नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल है उसकी टेंडेंसी पहले होगी ना अटैक करने की। आपने पढ़ा होगा बेसिसिटी वर्सेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। अगर पीरियड में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ग्रुप में कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो साइज देखना पड़ता है, साइज का लफड़ा आती, सॉल्वेंट का लफड़ा आता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर नॉन पोलर है या पोलर ए प्रोटिक है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पर क्योंकि सारे एलिमेंट आपको दिखाई देंगे बी, सी और डी, जिनमें भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो सभी ऐसे एटम पर प्लेस्ड हैं जो कि एक ही पीरियड के हैं। आप तो मुझे सबसे पहले ये बताओ, इन चारों में से ऐसा कौन है जिस पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल है? अब चंपू कहेगा सर नेगेटिव चार्ज तो ऑक्सीजन पर सबसे ज्यादा स्टेबल है। बेटा आएगा लपड़ खींच के। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल होता अगर वहां Br माइनस ना बैठा होता। ये तो वही बात हो गई बेटा, ये तो वही बात हो गई। अगर मैं तुझसे पूछूं बता, एक HCl है और एक मेरे पास CH3C डबल बॉन्ड OH है, कौन ज्यादा एसिडिक है? तो चंपू क्या करता? सबसे पहले चंपू क्या करता है, इनका H निकाल देता है। सर देखो Cl माइनस बना, कॉन्जुगेट बेस, सर H प्लस निकाला, सर बन गया CH3CO माइनस। अब बोलेगा सर इसमें तो रेजोनेंस है, सर रेजोनेंस होने के कारण सर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। बट बेटा तू भूल जाता है कि रेजोनेंस देखने से पहले ये तो चेक कर कि वो नेगेटिव चार्ज इस एटम पर है, क्या वो एटम उस नेगेटिव चार्ज को होल्ड कर सकता है कि नहीं। इस केस में साइज डोमिनेटिंग है, यानी सबसे पहले आपको हमेशा साइज देखना है। साइज कंपेरेबल होगा तो EN देखनी है, EN के बाद बेटा रेजोनेंस पर जाना है, सीधा रेजोनेंस में नहीं टूटना है। यानी अगर मैं आपके लॉजिक से जाता तो आप तो बोलते एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, जबकि HCl ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है क्योंकि उसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। सेम लॉजिक बेटा यहां लगाना है। सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहां पर होगा? Br माइनस पर। कहां पर है? Br माइनस पर। यानी अगर यह नेगेटिव सबसे ज्यादा स्टेबल, इसका मतलब सबसे पुअर न्यूक्लियोफाइल है। हमसे पूछा है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, अब खुद चेक कर ऑप्शन देखकर। बी वाले में नेगेटिव चार्ज कहां पर है? ऑक्सीजन पर। सी वाले में नेगेटिव चार्ज कहां पर है? नाइट्रोजन पर।
डी वाले में नेगेटिव चार्ज कहां, ऑक्सीजन पर। अब मुझे एक बात बता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में साइज कंपेरेबल है? हाँ। अब क्या देखूंगा, ईएन वैल्यू, ईएन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, यानी उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो रिलेटिवली लेस स्टेबल नेगेटिव चार्ज किस पर है, नाइट्रोजन पर है। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यानी Cn माइनस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियोफाइल इस केस में आपका रहने वाला है। तो बस इतनी बात ध्यान रखिएगा, मूल मंत्र को ध्यान रखिएगा, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी पर ही आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करेगी। अगर नेगेटिव चार्ज आपका स्टेबल है तो वो उतना ही रिलेटिवली वीकर न्यूक्लियोफाइल होगा, और वहीं अगर नेगेटिव चार्ज आपका लेस स्टेबल है तो उसकी टेंडेंसी रहेगी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को सबसे जल्दी शेयर करने की। चलिए बहुत बढ़िया। अगला सवाल बेटा यूपीएससी का है, और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी बच्चे का गलत होगा। ऑब्वियसली बात है, क्या करना है, नंबरिंग आपकी OH से चालू होगी, क्योंकि OH आपका क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3,3 डाइमिथाइल, क्योंकि लोकेंट पहले आते हैं। तो 3,3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए विल बी द करेक्ट आंसर। पहले अपन लोकेंट लिखते हैं, लोकेंट के बाद अपन क्या लिखते हैं कि वो साइक्लिक है कि ये साइक्लिक है। आपको वो सीक्वेंस याद होगा, जनरल स्कीम याद होगी। सबसे पहले क्या आता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। इसी सीक्वेंस में बेटा अपन को मेंशन करना होता है। चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव अ मीजो आइसोमर। अच्छा, मीजो का सवाल आ गया। अब मीजो पहचानने के बेटा 2 तरीके। सबसे पहले मीजो बनाने के लिए कम से कम एटलीस्ट 2 कायरल सेंटर मांगता है, यानी कम से कम 2 तो चाहिए। अगर 1 है तो वहां मीजो की बात अपन नहीं करते, और अगर 2 कम से कम कायरल सेंटर है और अगर उसमें प्लेन या सेंटर में से कोई भी एक सिमेट्री है तो वो बेटा मीजो की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि मीजो कैसा कंपाउंड होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ड्यू टू बताना मुझे कमेंट में, इंटरनल कंपनसेशन के कारण होता है या एक्सटर्नल के कारण होता है। देखते हैं कितने बच्चे आप में से जानते हैं। चलिए पहले फोटो बना लेते हैं। सबसे पहले ये आपका पेंटेन है, 5 कार्बन है, 2 पर 3 पर, इसमें तो एक ही कायरल सेंटर, तो मीजो की बात नहीं कर सकते, इसको हटा देते हैं। इसके बाद बी ऑप्शन की बात करते हैं। ये आपका बेटा ब्यूटेन है, 2 पर डाइक्लोरो, 3 पर डाइक्लोरो। हाँ, ये हमारे काम का लग रहा है। सर कैसे काम का लग रहा है? अरे बेटा देख, ये तेरा कायरल सेंटर है। हाँ सर। क्या ये कायरल सेंटर है? हाँ सर। यानी इसके रिस्पेक्ट में यहाँ क्या आएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, कम से कम 2 कायरल सेंटर है, इसलिए बी जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 2 क्लोरोब्यूटेन में 1 कायरल सेंटर आएगा, आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड जिसको अपन लैक्टिक एसिड कहते हैं, उसमें भी आपका एक ही कायरल सेंटर आएगा, यानी दोनों कंडीशन को आपका बेटा बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। एक रिएक्शन सीक्वेंस आपको दिया गया है और इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि बताओ बेटा डी का स्ट्रक्चर क्या होगा। आइए क्या करके जानते हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको इथाइल बेंजीन दिया है। इथाइल बेंजीन की रिएक्शन बेटा की गई है KMnO4 और नीचे दिया है KOH। आपको अच्छे से पता है बेंजाइलिक अगर कम से कम 1 H नजर आ गया, अगर आपको बेंजाइलिक कार्बन दिया है, उस बेंजाइलिक कार्बन पर अगर कम से कम 1 H भी अवेलेबल है तो वो बेटा ऑक्सीडाइज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट KMnO4। ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहां पर जो बी हमारा बन जाएगा, बी बन जाएगा वो बेटा बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड, क्योंकि एक ही कार्बन लगा था बेंजीन से और इसके पास कम से कम 1 हाइड्रोजन तो अवेलेबल था, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सर KOH क्यों दिया है? बेटा एक्चुअल में होगा क्या, पहले तो सॉल्ट बनेगा, सबसे पहले यहां पर सॉल्ट बनेगा, उसके बाद H+ भी होगा, तो इस वापस से प्रोटोनेट हो जाएगा। अच्छा, Br2FeCl3 दिया गया है, कौन सी रिएक्शन है? हाँ, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, ब्रोमिनेशन रिएक्शन दी हुई है। Br2 है, साथ में आपका लुईस एसिड है। हमें पता है कार्बोक्सिलिक बेटा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो मेटा डायरेक्टिंग होगा, यानी सी के केस में जो ब्रोमिनेशन होगा उसमें आपको जो इलेक्ट्रोफाइल दिखाई देगा वो बेटा कहां दिखाई देगा, मेटा पोजीशन पर, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, आपका Br आ जाएगा। और ये सबसे आइडियल रिएक्शन है C2H5OH साथ में H+, यानी सर कहीं ना कहीं आप ऐसा बोलना चाहते हो कि सर ये एस्टेरिफिकेशन है। बहुत बढ़िया चंपू, ये रिएक्शन है बेटा एस्टेरिफिकेशन। ये कौन सी रिएक्शन है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। कुछ नहीं होगा, यहां से जाएगा OH, यहां से जाएगा H, वाटर निकल जाएगा, एसिडिक मीडियम का एस्टेरिफिकेशन है, एस्टर आपका बन जाएगा। यानी अगर मैं ऑप्शंस की बात करता हूं तो बेटा डी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। आपको यहां पर भी एक रिएक्शन दी गई है और आपसे पूछा है कि वाई का नेचर क्या होगा। आइए पहले रिएक्शन को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमें फिनॉल दिया हुआ है, सबसे पहले हमको फिनॉल दिया हुआ है और फिनॉल की रिएक्शन कराई जा रही है बेटा NaOH के साथ। यानी कभी भी एसिड और बेस आपस में टकराएंगे तो क्या बना देंगे सर, सॉल्ट बना देंगे। क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा।
अच्छा, इस बार उसने क्या किया है, इसकी रिएक्शन करा दी है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl के साथ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक्चुअल में प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आपको दिया हुआ है और वो भी एलाइलिक पोजीशन पर दिया है, और ये आपका चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल है, यानी ये SN2 अटैक की तरफ इशारा कर रहा है। अब यहां दो तरह से SN2 हो सकता है, या तो ये O नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करके Cl को बाहर करे, ये पहली पॉसिबिलिटी है, या फिर ये O नेगेटिव इस कार्बन पर अटैक करे, ये पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट हो और Cl यहां से निकल जाए। यानी अगर सीधा वो कार्बन पर अटैक कर रहा है तो ये तो बेटा हो जाएगा SN2 पाथवे, और अगर O- इस कार्बन पर अटैक कर रहा है तो इसको अपन SN2 प्राइम कह देते हैं। बट ये वाला पाथ मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में SN2 प्राइम नाम का कोई भी टॉपिक मेंशन नहीं है, तो अपन ज्यादा तूफानी बातें ना करते हुए इस वाली पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर देते हैं। और रूल आउट क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, वो इसलिए कर रहे हैं कि चाहे आप कार्बन पे अटैक करो चाहे इस पर अटैक करो, दोनों ही केस में आपको आंसर सेम ही मिलेगा। ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए बताया है कि वो SN2 है तो SN2 प्राइम है। अब अगर मान लो यहां पर अटैक हुआ तो यहां क्या बन जाएगा, यहां आ जाएगा O के बाद आएगा CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। एक पॉसिबिलिटी तो बेटा कुछ ऐसी हो सकती है। सर एक पॉसिबिलिटी और भूल गए आप, क्या? सर अगर मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेता हूं तो बेटा मुझे बताना जरा ध्यान से देखकर कि ये नेगेटिव चार्ज O के अलावा किस किस पोजीशन पर माइग्रेट करेगा। यानी सर अभी तो ये O पर लगा है, जैसे ही इसका RS बनाऊंगा सर ऑर्थो पे भी नेगेटिव आएगा, सर पैरा पर भी नेगेटिव आएगा। यानी इसकी दो पॉसिबिलिटी और हो सकती हैं कि आप ऑर्थो पर भी ग्रुप लगा सकते हो, पैरा पर भी लगा सकते हो। यहां पर मेजर माइनर की बात तो नहीं कर रहे, ऑब्वियसली बात अगर मेजर की बात करेगा तो O- और C- में बेटर न्यूक्लियोफाइल C- होता है तो C- वाला जो होगा वो मेजर होगा। बट यहां पर मेजर माइनर की बात तो की नहीं है, हमसे हर पॉसिबिलिटी के बारे में पूछा है। तो बेटा इसके टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितने बनेंगे? 3। एक तो यहां पर मैंने बनाकर दिया है, एक बनेगा ऑर्थो वाला, एक बनेगा पैरा वाला। एक मैं बनाकर दिखा देता हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां पर है OH और यहां पर लग जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। जैसे मैंने ऑर्थो पे लगाया है सेम आप कहां लगा सकते हो? पैरा पर भी लगा सकते हो। यानी सारी की पॉसिबिलिटी मिलाएंगे तो 3 पॉसिबल मिक्सचर यहां पर आपको मिलेगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल पे बढ़े। फॉलोइंग कंपाउंड आर गिवन, आपको 4 कंपाउंड दिए हैं। विच ऑफ द अबव कंपाउंड ऑन बीइंग वार्म्ड विद आयोडीन सॉल्यूशन एंड NaOH विल गिव आइडोफॉर्म। आपसे पूछा गया कि इन चारों में से कौन कौन पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा। अच्छा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म की वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जो दे सकते हैं, जैसे एक्टिव मिथिलीन हो गया, मिथाइल कीटोन हो गया, मिथाइल अल्कोहल हो गया। अगर हेलोजन लगा कर दिया तो SN2 से अल्कोहल बनाकर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो भी कीटोन बन सकता है। यानी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बट अपन सवाल पर ही रहते हुए इन्हीं के अंदर चेक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहले वाले को ध्यान से देखोगे तो इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि यह CH3CHOH और यहां पर आपका हाइड्रोजन है, यानी CH3CH2OH है, तो यह आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म देगा। सर कैसे देगा? यह बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि यहां पर होता क्या है। NaOH के साथ जब I2 रिएक्ट करता है तो यहां पर बनता है NaOI और साथ में बन जाता है NaI, और इसको अपन क्या बोलते हैं? सोडियम हाइपोआयोडाइड, जो कि एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यानी वो इस प्राइमरी अल्कोहल को सबसे पहले ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते ही ये वाला पार्ट बेटा आइडोफॉर्म के लिए चला जाएगा। यानी यहां बन जाएगा CHI3, जिसको अपन पेल येलो प्रेसिपिटेट के नाम से यानी आइडोफॉर्म के नाम से जानते हैं, जो कि एक एंटीसेप्टिक भी होता है। यानी A वाला तो आपका आइडोफॉर्म देगा, सेकंड वाला भी आइडोफॉर्म देगा क्योंकि बेटा वो एसीटोन है, उसमें भी मिथाइल कीटो वाला पार्ट आ रहा है। अगर आप तीसरे वाले को देखोगे तो बेटा ये आपका आइडोफॉर्म दे देगा क्योंकि इसमें CH3CHOH वाला पार्ट है, यहां तो कुछ भी हो चलेगा, यहां तो कुछ भी हो चलेगा। और फोर्थ वाला आपका बेटा आइडोफॉर्म नहीं दे पाएगा। इसके जो पॉसिबल आंसर आएंगे वो आएंगे 1, 2 और 3, यानी जो डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। चलिए सेशन पसंद आ रहा है तो बेटा लाइक करना मत भूलना, कंजूसी मत बदलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। Arrange the following alcohol in increasing order of their reactivity towards reaction with HCl। यानी कहने का मतलब सर कहीं ना कहीं ल्यूकास की बात कर रहा है, ल्यूकास रिएजेंट की बात कर रहा है। अनहाइड्रस ZnCl2 और HCl जिसको ल्यूकास रिएजेंट कहा जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में काम आता है। एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हो कि अल्कोहल रिएक्ट करता है HX के साथ, प्रोटोनेट होकर कार्बोकैटायन बनाता है। जहां कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है वहां रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। आइए समझते हैं। अगर
आप 1, 2 और 3 के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन आपको कहां मिलेगा? तीसरे वाले में। क्यों? क्योंकि C6H5 का मतलब पीएच है, और पीएच कितने लगे हैं बेटा? 3 पीएच लगे हैं, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। मैंने OH को प्रोटोनेट करके वाटर को लिविंग ग्रुप की तरह निकाल दिया है। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड बेटा क्या मिलेगा आपको? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन मिल जाएगा। और प्राइमरी की बात करेंगे तो बेटा इस 2 डिग्री का कार्बोकटायन होगा। अब इन तीनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 3 बेंजीन रिंग लगी है तो ज्यादा रेजोनेंस होगा, यानी 3 सबसे ज्यादा स्टेबल है। फिर बेटा 2 के बाद कौन आएगा? 1, यानी ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। एक बात का बेटा ध्यान रखना, इसमें बाई चांस एग्जामिनर अगर आपकी भावनाओं से थोड़ा खेल ले और यहां पर वो कुछ ऐसा लिख कर दे दे, PHCH2OH है, अब मान लो नंबर 4 है, मान लो नंबर 4 है, और आपसे बोले कि अब ऑर्डर क्या होगा, तो काफी बच्चे इस बात में गच्चा खा जाते हैं कि टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन और बेंजाइलिक कार्बोकटायन में सबसे पहली बात बेटा टर्शरी ब्यूटाइल वाला ज्यादा स्टेबल होता है। और ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, काफी जनता एक्सेप्शन गा के सिखाती है बेटा। ये हाइड्राइड आयन एफिनिटी का कंसेप्ट है। अगर जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में बताना, इसका डिटेल लॉजिक बताऊंगा। अभी तक आपने बस एक्सेप्शन सुना है या बेटा ऐसा ही होता है याद कर लो, ऐसा कुछ नहीं, इसका डिटेल लॉजिक है। हाइड्राइड आयन एफिनिटी का सवाल तो मेंस के 2023 के पेपर में भी आया था, पहली बार ही पूछा रहा था मेंस ने, तो इसका एक्चुअल लॉजिक तो वो है। अब रटाने के लिए तो मैं कह सकता हूं नो अल्फा एच है, रेजोनेंस है, नो अल्फा एच जीत जाता है, बट एक्चुअल रीजन ये नहीं। ये तो नीट वाले बच्चे याद करते हैं, अपन तो जेई वाले हैं, अपन तो बिटसेट वाले हैं, यानी ये सब मतलब जो लोचा है अपने को ध्यान नहीं देना है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। बट अगर क्योंकि यहाँ 3 रिंग नहीं दी है, मतलब एक ही रिंग, मतलब 3 रिंग दी है, 1 रिंग नहीं दी है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला ज्यादा स्टेबल है, तो 3 के बाद 2 के बाद 1 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, हाँ ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये आपका वापस से बायोमोलिक्यूल, क्योंकि मैंने बोला था भी आपको बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पर सबसे ज्यादा टारगेट करेंगे, क्योंकि इन तीनों चैप्टर से हर साल सवाल आते हैं बिटसेट में। चलिए क्या है? 30% of bases in a sample of DNA extracted from eukaryotic cell is adenine। यानी बोला क्या है? एडेनिन नाम का एक बेस होता है, प्यूरिन बेस, आपको पता है प्यूरिन पिरिमिडिन 2 टाइप के बेस होते हैं। एडेनिन का परसेंटेज दिया गया है बेटा 30%। और ये बात अभी आप अच्छे से जानते होंगे कि एक प्यूरिन बेस जो होता है वो एक पिरिमिडिन बेस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करता है। जैसे एडेनिन है तो थायमीन के साथ करेगा, गुआनिन है तो साइटोसिन के साथ करेगा। ATGC, डीएनए की बात कर रहे हैं, आरएनए की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ सर, यानी एक साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम था चार्गव, उसने क्या बोला कि जो कॉन्सेंट्रेशन या जो परसेंटेज एडेनिन का है सेम परसेंटेज थायमीन का होगा, और जो परसेंटेज ग्वानिन का है सेम परसेंटेज आपका साइटोसिन का होगा, और कुल मिला के सभी का सम तो 100% ही रहेगा, क्योंकि एक डीएनए की बात कर रहे हैं। अब आपको जो एडेनिन है उसका 30% दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर 30 एडेनिन है तो 30 ही थायमीन होगा, यानी इनका सम तो 60 आ गया। टोटल आपका 100 है, बचा कितना? 40, और 40 को 2 बराबर बांटों में मतलब भागों में बांटना है, तो 20% ग्वानिन आएगा, 20% साइटोसिन आएगा। हमसे पूछा था साइटोसिन का परसेंटेज क्या है, तो बेटा कितना आ जाएगा? 20% आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको चीजों को सॉल्व करना है। चलिए, ग्लूकोज मैनोज आपस में किस तरह से रिलेटेड है, ये बात आपको अच्छे से पता है। ग्लूकोज मैनोज आपस में एपीमर होते हैं। एपीमर का मतलब वो डायस्टीरियोमर के पेयर जिनमें C1 कार्बन के अलावा किसी एक कार्बन पर चेंज होता है कॉन्फ़िगरेशन में। यानी कहने का साफ सा मतलब है, अगर आप ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये बेटा CHO है, यहां OHH, यहां HOH, यहां OHH, यहां OHH, और यहां पर है CH2OH। तो बेटा ये स्ट्रक्चर तो तेरा ग्लूकोज का है, दिस इज ग्लूकोज। अगर मैं मैनोज बनाना चाहता हूं, तो सिंपल सा काम है, C2 कार्बन पर एक इंटरचेंज करके डायस्टीरियोमर बना दे, तो OHH यहां आ जाएगा, HOH यहां आ जाएगा, OHH यहां आ जाएगा, OHH यहां आ जाएगा, और ये बन जाएगा CH2OH, यानी ये बेटा बन जाएगा तेरा मैनोज। क्या बन जाएगा? मैनोज। यानी कुल मिलाकर बोल सकते हैं कि दोनों आपस में कैसे हैं? C2 एपीमर है, तो बेटा ए जो होगा वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, a certain compound gives negative test with ninhydrin and positive test with Benedict solution। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो इन दोनों कंडीशन को पूरा करता है? सिंपल सी बात है, निनहाइड्रिन जो बेटा टेस्ट होता है वो प्रोटीन्स के लिए होता है, अमीनो एसिड के लिए। अगर आप जब छोटे थे तो आप एक नाटक देखा करते थे, वो आजकल भी टीवी पर आता है, CID।
उसमें एक थे डॉक्टर सालू के अपनी अटैची लेकर आते थे, जहां भी थोड़ा सा दिखता था कि एक क्राइम सीन है वहां पर वो एक स्प्रे निकालते थे, स्प्रे करते थे, स्प्रे करते ही वो नीला नीला दिख जाता था। वो बेटा निनहाइड्रिन ही है उनकी बोतल में। निनहाइड्रिन हमें प्रोटीन्स का आइडेंटिफिकेशन करना सिखाता है। निनहाइड्रिन का स्ट्रक्चर है, आपको पता है ब्लड जो है ह्यूमन ब्लड उसमें प्रोटीन है। प्रोटीन का मतलब अमीनो एसिड का जो पॉलीमरिक चेन ही आपकी प्रोटीन होती है। यानी कुल मिलाकर होगा क्या, प्रोटीन जब आपका इंटरेक्ट करेगा निनहाइड्रिन से तो कलर आपका पर्पल आएगा। अब हमसे पूछा क्या है कि कौन यहां पर नेगेटिव टेस्ट देगा निनहाइड्रिन के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो वो प्रोटीन होना चाहिए ना ही वो अमीनो एसिड, क्योंकि ये दोनों तो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं। तो अमीनो एसिड भी नहीं होगा, प्रोटीन भी नहीं होगा। इसके बाद क्या बोला है, पॉजिटिव टेस्ट देता है बेनेडिक्ट के साथ। अगर आपको याद हो तो बेनेडिक्ट टेस्ट एक तरह का फेलिंग की तरह ही होता है, यानी जो ऑब्जर्वेशन फेलिंग की होती है सेम बेनेडिक्ट की होती है। बस चेंज क्या आता है कि बेनेडिक्ट में या फेलिंग में हम लोग बात करते हैं फेलिंग ए, फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या होता है, कॉपर सल्फेट और 5H2O ब्लू विट्रियोल। फेलिंग बी क्या होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्ट्रिक एसिड, जिसको अपन रोशेल सॉल्ट कहते हैं। बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर बेनेडिक्ट ए और बेनेडिक्ट बी होते हैं। बेनेडिक्ट ए आपका कॉपर सल्फेट और 5H2O ही होता है, जबकि बेनेडिक्ट टेस्ट आपका जो बेनेडिक्ट बी है वो होता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सिट्रिक एसिड। वहां टार्ट्रिक होता है, यहां सिट्रिक होता है, बाकी कोई भी दोनों टेस्ट में चेंज नहीं है। अब बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव कौन देगा, जो कार्बोनिल होगा। कार्बोनिल का मतलब बेटा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड का मतलब इससे ग्लूकोज CHO आता है। इसके अलावा फ्रक्टोज जिसमें कीटोन आता है, कहने को कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये आपके पॉजिटिव टेस्ट देंगे। बेसिकली कीटोन क्यों देता है, मतलब फ्रक्टोज क्यों दे देता है, क्योंकि बेटा फ्रक्टोज कैसा कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल है, इसलिए वो हेमीएसिटल फॉर्म में चला जाता है। हेमीएसिटल फॉर्म से कन्वर्ट होकर एल्डिहाइड में आ जाता है, जिस कारण से वो आपका पॉजिटिव टेस्ट दे देता है। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए, Which of the following is cross linking polymer? ये तो बहुत सरल है। क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर जैसे बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ये आपके क्रॉस लिंकिंग पॉलीमर होते हैं। स्विचेस में यूज करते हैं इसको, तो डी आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी अमंग द फॉलोइंग, ये वापस से सेम तरह का सवाल है। न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको कंपेयर करनी है, तो मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि नेगेटिव चार्ज जहां पर सबसे ज्यादा स्टेबल है वो उतना ही पुअर न्यूक्लियोफाइल है। अब मुझे देखकर बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल नेगेटिव चार्ज कहां पर है। देखो, यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, यहां भी ऑक्सीजन पर है, यहां भी ऑक्सीजन पर है, जबकि यहां नाइट्रोजन पर है। तो पहले मैं क्या देखूंगा, साइज कंपेरेबल है, फिर मैं क्या देखूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है, नाइट्रोजन की, तो यानी वहां नेगेटिव चार्ज रिलेटिवली लेस स्टेबल है, इसलिए CN- सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो सबसे आगे आपका 3 आएगा। अब 1 2 4 में कैसे कंपेयर करें, साइज सेम, EN सेम। अब देख रेजोनेंस, सबसे ज्यादा रेजोनेंस कहां पर है, 4th वाले में। ये आपको याद होगा टोसाइल के टाइम में बनाते थे, टोल्विन सल्फोनिल क्लोराइड नामक कंपाउंड होता था। खैर चर्चा तो अपन बाद में कर लेंगे, OTS बोलते हैं इसको। तो ये नेगेटिव चार्ज बेटा रेजोनेंस का पार्ट है, ज्यादा रेजोनेंस करेगा, ज्यादा इक्विवेलेंट RS बनेंगे एज कंपेयर टू 1। यानी यहां तो दोनों में रेजोनेंस है, यहां रेजोनेंस नहीं है, इसलिए 3 के बाद बेटा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहां लेस स्टेबल है। अब 1 और 4 में ज्यादा रेजोनेंस कहां पर है, 4 में, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। जैसे यहां पर 2 बनेंगे इक्विवेलेंट RS, यहां बनेंगे 3 इक्विवेलेंट RS, यानी कौन आएगा 1 के बाद 4, तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सबसे पहले 3, लास्ट में आपका 4। चलिए, इसके बाद आइडेंटिफाई प्रोडक्ट Z इन द सीरीज ऑफ रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन सीक्वेंस दिया गया, आपसे Z पूछा है। अगर मैं पहली रिएक्शन की बात करता हूं बेटा, तो यहां पर एल्कीन साथ में HBr मार्कोनिकोव है, बट यहां मार्कोनिकोव नाम बोलना गलत है, क्योंकि एल्कीन बेसिकली हमारी सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी H लगाएंगे तो सेम बात पड़ेगी। यानी अगर मैं X की बात करूं तो X बेटा क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा CH3CH2Br, ये आपका आ जाएगा X। इसके बाद एक्वस KOH दिया गया है, प्राइमरी एल्काइल हाइड्राइड है, देखने में लग रहा है SN1 बोल दूं, बट बेटा SN2 है, क्योंकि प्राइमरी में तो SN1 होती ही नहीं, प्राइमरी में तो SN1 होती नहीं। पर सर पानी दिया है, आपको ये पता होगा अच्छे से कि कुछ SN2 की रिएक्शन में वाटर भी एज अ मीडियम की तरह लिया जा सकता है। और पहली बात यहां प्राइमरी है, तो SN1 का तो चांस ही खत्म हो गया। OH आएगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, SN2 हो जाएगा, बन जाएगा CH3CH2OH, प्राइमरी अल्कोहल। और ये तो आप अच्छे से जानते हैं, I2 के साथ बेस आइडो फॉर्म। सर एक बात बताओ, सर एक्सेस में क्यों दिया है, देख बेटा समझाता हूं। एक्सेस में इसलिए दिया है क्योंकि अभी मैंने बताया था I2 NaOH के साथ रिएक्शन करके NaOI बनाएगा, और ये क्या है तेरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी अगर मेरे पास नॉर्मल कार्बोनिल है
तो 3 मोल X2 और 4 मोल NaOH लगते हैं CHI3 बनाने के लिए। अगर मैं कीटोन के पहले अल्कोहल पर जाऊं तो 1 मोल X2 और 1 मोल NaOH और बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले आपस में रिएक्शन करके NaOI बनाएंगे। NaOI बनाने के बाद इसको ऑक्सीडाइज करेंगे, बन जाएगा CH3CHO और यहां से आ जाएगा CHI3 आइडोफॉर्म बन जाएगा। यानी जो Z होगा बेटा आपका वो C आ जाएगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म के साथ साथ ये ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा तो सॉल्ट भी बन जाएगा कार्बोक्सिलिक का। चलिए, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन कहां होगा HBr का? मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में आपको कोई भी डाउट होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चले, बहुत बढ़िया। इसके बाद हाँ, द लसाग्निस एक्सट्रैक्ट इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HNO3 बिफोर टेस्टिंग फॉर हेलोजन। अगर मैं लसाग्निस एक्सट्रैक्ट की बात करता हूं तो पहले यही बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बेटा कि लसाग्निस टेस्ट का यूज केस क्या है इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे पहले आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन्वॉल्व होता है कार्बन। कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंटली बॉन्डेड कंपाउंड में आयंस का एस्टिमेशन नहीं होता है। अरे भाई, जब बॉन्डिंग ही कोवलेंट है तो आयन कहां से बनेंगे? यानी सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट का काम होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जिसमें कोवलेंट बॉन्ड है उनको किस में कन्वर्ट करता है? वो आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम। जैसे मान लो आपके पास, अगर मैं इस टेस्ट की बात करूं तो इसका यूज केस बेसिकली होता क्या है? एक्स्ट्रा एलिमेंट को पहचानने का होता है। एक्स्ट्रा एलिमेंट का मतलब नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, फास्फोरस, इन जैसे एलिमेंट को डिटेक्ट करने का काम करता है। अब मान लो आपके पास नाइट्रोजन था तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? NaCN, ये आपको NCERT में मिल जाएगा सेम एज इट इज। सल्फर है तो Na2S की फॉर्म में जाएगा, हेलोजन है तो NaX की फॉर्म, और अगर सल्फर नाइट्रोजन सारे हैं तो वो NaSCN की फॉर्म में जाएगा, थायोसाइनेट। अब आपसे पूछा है कि जब हेलोजन का टेस्ट करते हैं तो HNO3 क्यों डालते हैं? ये बात आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, ये सवाल मेंस में भी आ चुका है पहले। जैसे मान लो आपके पास NaX है। पहली बात, हेलोजन को एस्टिमेट करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है आपका AgX में। अगर यहां पर X फ्लोरीन है तब तो ये PPT नहीं देगा। अगर X Cl है तो बेटा AgCl बनेगा। अगर X Br है तो AgBr बनेगा। और अगर बेटा X आपका I है तो यहां पर AgI बनेगा। इसके व्हाइट PPT, येलो PPT, पेल येलो PPT, इस तरह से PPT का फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है ना कि जब हम लोग हेलोजन की प्रेजेंस को चेक करने जाते हैं, मान लो वहां कार्बन और नाइट्रोजन है, या मान लो वहां नाइट्रोजन और सल्फर है। इसे कहने का मतलब क्या है? सपोज कर NaCN है नाइट्रोजन की फॉर्म में और सल्फर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है? Na2S। क्योंकि मैं हेलोजन का टेस्ट करने जा रहा था इसलिए मैंने रिएजेंट के तौर पर किसको डाला हुआ था? सिल्वर नाइट्रेट को। क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट नहीं डालूंगा तो AgX नहीं बनेगा, PPT नहीं बनेगा। तो सिल्वर नाइट्रेट डाला। जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट डालते हैं बेटा यहां पर AgCN या Ag2S का फॉर्मेशन हो सकता है, व्हाइट PPT, ब्लैक PPT। अब तेरे को पता ही नहीं चल पाएगा कि जो व्हाइट PPT है वो AgCN की वजह से बने या वो व्हाइट PPT मेरे AgCl की वजह से बने, क्योंकि मैं तो व्हाइट PPT देखूंगा। अब वो चिल्ला के तो नहीं बोलेगा कि मैं Cl हूं, Cl मेरे तो Cl के PPT हैं, या मैं तो सल्फर की PPT हैं, या मेरे तो नाइट्रोजन की PPT हैं। तो सेफ साइड के लिए ये इसमें इंटरफेयर ना करे, नाइट्रोजन सल्फर इंटरफेयर ना करे, इसलिए पहले इनको हटाया जाता है HNO3 डालकर। सर कैसे हटाते हैं? देख बेटा, सिंपल सा काम है। अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा कंपाउंड में तो NaCN की फॉर्म में होगा। रिएक्शन करवा दे HNO3 के साथ, जैसी रिएक्शन कराएगा यहां से HCN गैस बन जाएगी, वो हवा हो जाएगी, उड़ जाएगी। ऐसे ही मान ले सल्फर है, सल्फर होगा Na2S, रिएक्शन करा दे HNO3 के साथ, क्या बन जाएगा? H2S, वो भी गैस है, हवा हो जाएगी। यानी HNO3 को हेलोजन के पहले इसलिए डाला जाता है ताकि नाइट्रोजन और सल्फर को HCN H2S की फॉर्म में इवेपोरेट करवा दिया जा सके, जिससे कि वो हेलोजन को एस्टिमेट करने में इंटरफेयर ना करे। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? बी, Na2S, NaCN आर डिकम्पोज बाय HNO3। डिकम्पोज का मतलब वो HCN H2S में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से नोट करके जाना, कभी भी बिट सेट में आ सकता है। चलिए, ये तो सरल सवाल है।
प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, क्या यूज करेंगे बेटा? बोलो, अरे बोल चंपू, क्या यूज करेंगे? हाँ सर, प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में ले जाना है सर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग यूज करो। अगर स्ट्रॉन्ग कर देते तो बेटा क्या बन जाता? कार्बोक्सिलिक। आप पहचान कौन माइल्ड है? सर पीसीसी, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, माइल्ड रिएजेंट है, प्राइमरी को ले जाएगा एल्डिहाइड में। सरल, सिंपल, स्पष्ट। चलिए, मैलिक फ्यूमेरिक क्या होते हैं? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीओसी में अपन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी बताते हैं। बेटा मैलिक एसिड क्या होता है? मैलिक एसिड एक तरह का डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और वो सिस फॉर्म में रहता है, जबकि फ्यूमेरिक एसिड बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बट वो सिस की जगह ट्रांस फॉर्म में रहता है। यानी कहने का मतलब ये तो हो गया मेरा मैलिक और ये हो गया बेटा फ्यूमेरिक। मैलिक और फ्यूमेरिक यानी क्या हो गए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। चलिए, द एल्कोहल प्रोडक्ट ऑफ द रिडक्शन ऑफ 2-methyl-3-pentanone, हमको दिया गया है 2-methyl-3-pentanone की रिएक्शन करवा रहे हैं LH के साथ फर्स्ट स्टेप में, साथ में पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, सेकंड स्टेप में पानी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है साथ साथ नहीं ले सकते, धमाका हो जाएगा, H2 निकल जाएगी, इसलिए सेकंड स्टेप में पानी दिया हुआ है। सिंपल सा काम है। LA से आपको पता है H- आता है क्योंकि ये हाइड्राइड आयन डोनर होता है। बेसिकली यहां पर क्या होता है? डोनर तो नहीं कह सकते, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टाइप की रिएक्शन यहां पर देखी जाती है। वैसे तो H- न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता कभी भी, तो इसलिए इसको हाइड्राइड डोनर की जगह पर अपन न्यूक्लियोफिलिक रीएजेंट के नाम से जानते हैं या न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते हैं। अब होगा क्या? H- अटैक करने आएगा 3 नंबर वाले कार्बन पे, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही पहले वो sp2 था, sp2 से बनेगा बेटा sp3, ये बन जाएगा कायरल सेंटर। कायरल सेंटर बनते ही ये बन जाएगा रेसिमिक मिक्सचर। यानी अगर मैं फोटो की बात करूं तो फोटो बेटा कुछ इस तरह से बनेगी। यहां पर OH आ गया, ये सेंटर आपका कायरल है। कायरल सेंटर का मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है कि अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। इसे रेसिमिक मिक्सचर का बेटा यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, ये तो मुझे लगता नहीं कि इसमें ज्यादा कोई दिक्कत होगी किसी बच्चे को। फोटो ब्रोमिनेशन रिएक्शन है, आपको पता है Br डॉट रिएक्शन करने वहीं पर जाता है जहां से सबसे स्टेबल रेडिकल मिलता है। अब देखो, ये वाला 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल क्या है? 3 डिग्री। जैसे ही आप इस बॉन्ड का होमोलिसिस करोगे, डॉट यहां बनेगा, Br यहां चिपक जाएगा, यानी ए ही इसका आंसर आ जाएगा। ए ही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए, ऑन रिएक्शन विद सोडियम 1 मोल ऑफ कंपाउंड X गिव 1 मोल ऑफ H2। यानी इन चारों में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन सोडियम से कराने के बाद 1 मोल H2 बनता है? अब तो खुद सोच, इथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम से कराते हैं, इथेनॉल की रिएक्शन जब सोडियम से कराते हैं तो 1 मोल H2 बन जाता है, क्योंकि होता क्या है? सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनर है, मेटल है। अरे देख इधर देख, जैसे मान ले तेरे पास एल्कोहल है, तूने रिएक्शन की उसकी सोडियम के साथ। अब यहां होता क्या है? यहां बन जाता है फिनॉक्साइड, या अगर R फिनाइल है तो फिनॉक्साइड यानी अल्कोक्साइड बोल सकते हैं, और साथ में निकल जाती है H2 गैस। H2 गैस कैसे निकलती है? H2 गैस कैसे निकलती है? सर सोडियम तो मेटल है, सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कौन खा जाता है? H। कौन ले जाता है? H। यानी H+ को जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन दिया, H+ को जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन दिया, या ऐसा समझ सकता है कि हाइड्रोजन जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है वो रेडिकल में कन्वर्ट होता है, वो डाइमराइज करता है, यानी बेसिकली क्या बन जाता है? H2 गैस। अब पहले में तो अल्कोहल है नहीं, दूसरे में नहीं है, तीसरे में OH है, चौथे में भी है, पर चौथे में 2 OH हैं तो 2 मोल मिलेंगे H2 के, जबकि C जो होगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, द फॉलोइंग चेंज कैन बी कैरिड आउट। आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है, कार्बोक्सिलिक अल्कोहल में रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, NaBH4 LiLH4। ये तो हाइड्रोजनेशन है, ये तो पाई बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता, तो ये तो नहीं हो सकता। ये आपका है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब बचा कि NaBH4 लू की LiLH4। आपको पता है NaBH4 कीमो सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, सबको रिड्यूस नहीं करता है। या तो वो जाता है एल्डिहाइड से रिएक्शन करने, या वो जाता है एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करने, या वो जाता है इमाइन से रिएक्शन करने, या वो जाता है कीटोन से रिएक्शन करने। इन 4 के अलावा किसी से रिएक्शन करता ही नहीं है। जबकि LAS तो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है, सबके साथ रिएक्शन कर सकता है, यानी बी आपका करेक्ट आंसर आएगा। कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस कर देगा वो प्राइमरी अल्कोहल में। चलिए, इसके बाद फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? सिंपल है, ग्रिग्नार्ड का सवाल है। पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना है आपको। अब खुद सोच कि मैं यहां ग्रिग्नार्ड बनाऊंगा कि ऊपर।
सर ऑब्वियस सी बात है ऊपर, क्योंकि कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड वीक है तो मैग्नीशियम का इंसर्शन, ऑक्सीडेटिव इंसर्शन अच्छा हो पाएगा। अच्छा होगा तो सबसे पहले ए क्या बनेगा, ए बन जाएगा, कुछ ऐसा बना सकते हैं, ए को ए बन जाएगा, यहां आ जाएगा Mg, यहां आ जाएगा Br और यहां पर है CH2Cl। इसके बाद हैवी वाटर दिया यानी D2O है, D2O से क्या मिलेगा D+, एसिड बेस रिएक्शन होगी, प्रोटोनेट हो जाएगा, क्योंकि इस मैग्नीशियम पर डेल्टा प्लस है, कार्बन पे डेल माइनस है, ये डेल माइनस यहां से D+ चुराएगा, D+ चुराते ही ये बेटा यहां पर D और यहां CH2Cl बन जाएगा। वैसे तो रिएक्शन यहां तक रोक दी है, बट आगे वो इसका वुड्स भी करवा सकता है, वुड्स कराने के बाद इसके 2 मोल भी आपस में डाइमराइज करवा सकता है, बट बेसिकली रिएक्शन यहीं तक पूछी है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आ जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए बहुत ही बढ़िया। What is the product of the following reaction? इसका फाइनल आंसर क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, CHO है, कार्बोनिल है, NaCN है, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा, यानी होगा क्या, ये आपका सपोज बेंजल्डिहाइड है, यहां पर C डबल बॉन्ड OH है और इसकी पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन लगा है, रिएक्शन करवा रहे हैं इसकी NaCN के साथ, तो होगा क्या यहां पर, इस कार्बन पे डेल प्लस, इस पर डेल माइनस, CN माइनस अटैक करेगा कार्बन पे, पाई बॉन्ड बेटा आपका शिफ्ट हो जाएगा और बन क्या जाएगा, यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी कार्बन है पहले O माइनस, यहां CN, यहां H और यहां पर Br आएगा, और क्योंकि हमें डाइल्यूट HCl भी दिया गया है तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, यानी बेटा बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। क्या बन जाएगा, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप बात समझ पा रहे होंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल पर। एक बार आप सवाल को अच्छे से देखो, अच्छे से देखने के बाद मुझे बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होने वाला है, कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6 जो कि एक येलो पीपीटी बनाता है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, यानी कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, और देता है एक मिक्सचर सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल का। सर ये तो कहीं ना कहीं आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात कर रहे हो, सर कहीं ना कहीं फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज कैसे है, फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या बनेगा, CH2OH है, यहां पर है C डबल बॉन्डो, यहां H, यहां OH, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H और यहां क्या आएगा बेटा CH2OH आ जाएगा। तो ये मेरे पास किसका स्ट्रक्चर बन गया, फ्रक्टोज का। अब फ्रक्टोज में क्योंकि कार्बोनिल वाला पार्ट है इसलिए ये रिएक्शन कर सकता है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ, PHNH NH2 के साथ। ये रिएक्शन करने जा सकता है फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। इसके बाद इसी का अगर मैं रिडक्शन करा देता हूं NaBH4 के साथ, तो मुझे पता है कीटोन के साथ NaBH4 रिएक्शन कर सकता है। रिएक्शन से पहले कार्बन sp2 है, रिएक्शन के बाद sp3 बन जाएगा, यानी 2 तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहां आएगा CH2OH, एक बार आप OH को राइट में, H को लेफ्ट में लगा सकते हो, और नीचे वाला पूरा पार्ट बेटा आपका सेम रहेगा। एक तो बेटा ये बन जाएगा और दूसरा बेटा आपका कुछ ऐसा बन जाएगा, यहां H, यहां OH, H, OH, OH, H, OH, H और CH2OH। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको नाम दूंगा मैं सॉर्बिटॉल का। पूरे नाम की बात करें तो डी सॉर्बिटॉल, और डी होगा बेटा आपका डी मैनिटॉल। ये आपका डी मैनिटॉल होगा क्योंकि कार्बन कायरल सेंटर बन गया, रेसिमिक मिक्सचर बना सकते हैं। वैसे तो डायस्यूरोमर हैं दोनों डायस्यूरोमर है, तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा इसका, ए ऑप्शन जो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए अच्छा, ये सवाल बेटा सभी बच्चों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में देंगे और मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा, है ना। तो इस सेशन का आपका लास्ट सवाल है। अच्छा, बाकी जो और सवाल इसमें बचे हुए हैं, और भी इसमें कुछ शानदार सवाल बचे हुए हैं, तो बेटा एक काम मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा अनाउंसमेंट मैं आपको और कर देता हूं। इस क्वेश्चन की जो आपको पीडीएफ है, इस पूरे सेशन की पीडीएफ है, क्योंकि वैसे तो सवाल मैं बहुत सारे लेकर आया था, बट वैरायटी ऑफ सवाल मैंने डिस्कस करने की कोशिश की। जैसे केमिस्ट्री ने एवरीडे का है, बायोमोलिक्यूल का है, पॉलीमर का है, अमाइन का है, इस तरह कुछ और सवाल भी इसके अंदर है। तो इस सेशन की कंप्लीट पीडीएफ, इस सेशन की बेटा कंप्लीट पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, मोशन ऑनलाइन के नाम से।
उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद आपको 3 चीजें मिलेंगी। अब मैं वो अनाउंसमेंट कर रहा हूं जिसके लिए आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्या मिलेगा? एक तो इस पूरे सेशन की पीडीएफ, जो क्वेश्चन बचे हुए उसको आप घर पे ट्राई कर सकते हैं एज अ होमवर्क, वो आपको मिल जाएगा, नंबर 1। नंबर टू एक आपको बेटा मॉक टेस्ट भी मिलेगा इन सेशंस के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा मॉक टेस्ट ढूंढता है और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को मिलने वाला है। और वो मिलेगा कहां? तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। उस टेलीग्राम चैनल के अंदर मैं इस पूरी लेक्चर की पीपीटी, जैसे ऑर्गेनिक का सेशन है, इनऑर्गेनिक का है, फिजिकल का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का, सबकी पीपीटी वहीं मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरी चीज क्या मिलेगी? मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट आपको मिलेगा जिसका अपन डिस्कशन कर लेंगे लाइव। अगर आप चाहते हैं कि सर उसका लाइव डिस्कशन करें यूट्यूब पर, तो आप बताइएगा, बिल्कुल प्लान करेंगे बेटा आप सभी के लिए, क्योंकि पेपर आपका 19 तारीख को, तो हम लोग बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि 19 से पहले आपका कुछ रिवीजन हम लोग करवा पाए। जितना हमसे हो पाएगा, जितना मोशन की टीम से हो पाएगा, उतना हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। और तीसरा बेटा, सबसे बड़ा जो हम लोग लैग करते हैं वो है क्या? लॉजिकल रीजनिंग के सवाल। तो उसका भी स्टडी मटेरियल बेटा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म छोड़ो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसके अंदर सारी डेटा आपको मिल जाएगी। पीडीएफ मिल जाएगी लेक्चर की, मॉक टेस्ट मिलेगा एक, और एक मिल जाएगा आपको लॉजिकल रीजनिंग के सवाल। अगर आप चाहते हैं कि मॉक टेस्ट का लाइव डिस्कशन यूट्यूब पर हो, तो बेटा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। सो मेरी पूरी उम्मीद है कि सेशन से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। ऑब्वियसली बात है, टाइम कंस्ट्रेंट के कारण मैं सारे सवाल डिस्कस नहीं करवा पाया, क्योंकि एक सवाल में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं सवाल तो करूं, उसके साथ साथ उसका जो की कॉन्सेप्ट है वो भी आपका रिवाइज करवा दूं। तो बाकी जो सवाल बचे हुए सेशन के बेटा वो एज अ होमवर्क आप अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव सेशन देखने के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। और अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी हेल्प किया हो, थोड़ा बहुत भी आपके रिवीजन में कंट्रीब्यूट किया हो, तो बेटा इसको लाइक करना मत भूलिएगा और सुंदर सुंदर कमेंट से अपना कमेंट सेक्शन बिल्कुल भर देना। जल्दी मिलेंगे बेटा रिवीजन सेशन के अंदर, या जल्दी मिलेंगे और तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मोशन है तो भरोसा है।